दोस्तों आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टेट क्लासेस इलाहाबाद। शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित टेट क्लासेस इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे या क्या इसमें फोकस रहेगा, कैसे प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसमें जो है रीट के एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, एमपी टेट एग्ज़ाम कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज किया गया है, उसको लिया गया है। खासतर से जो बाल मनोविज्ञान है सीडीपी के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रीट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट एग्ज़ाम हो, एमपी टेट एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तराखंड में टेट का एग्ज़ाम हो, बिहार टेट का एग्ज़ाम हो, राजस्थान छत्तीसगढ़ टेट का एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी बाल मनोविज्ञान आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके, उन्हीं को क्राइटेरिया बना करके, उसी को गाइडलाइंस मान करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले जो क्वेश्चन है पेपर हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका जो है बाल मनोविज्ञान का, हम लोग देखते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास पूछा गया है कि बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास कौन सा नहीं है? ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि क्या वे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, शिक्षक के निर्देश और निर्णय के तहत काम करना, विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना जैसा कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। तो ध्यान देंगे, इसमें बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास कौन नहीं है पूछा है। इसका मतलब 3 इसमें आपका आंसर सही है, एक आंसर गलत है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सही है, हम लोग ध्यान देंगे। ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, इसका मतलब ये तो अभ्यास बाल केंद्रित अभ्यास है, तो आपका ये आंसर नहीं हुआ। छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि क्या वे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बहुत सही बात है। क्योंकि छात्र को जितने आपको मोटिवेशन करने के लिए क्या वे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस बारे में अगर जानेंगे तो मोटिवेट होंगे, और जो अधिगम है उसमें अभ्यास के लिए सक्रिय होंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। शिक्षक के निर्देश और निर्णय के तहत काम करना, अब ये देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये नहीं आता, यह पहले से आप जानते हैं। शिक्षक के निर्देश और निर्णय के तहत काम करना, केवल निर्देश दे रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, ये जो है शिक्षक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गया, जो पहले लिया जाता था। तो अब वर्तमान में इसकी रिलेवेंसी नहीं है, तो आपका आंसर यही है। चौथा जो विकल्प है, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना जैसे कि ट्यूटोरियल, अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना, ये भी आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अभ्यास है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो तीसरा नंबर का जो विकल्प है वो आपका आंसर हुआ, जो कि गलत था। बाकी जो 3 हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास में शामिल हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है? मनोवृत्ति के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, रिकर्ट स्केल। तो ये 4 विकल्प में से आपको ये बताना है कि किसका उपयोग मनोवृत्ति परीक्षण में किया जाता है। तो मनोवृत्ति परीक्षण में ध्यान देंगे लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके किस संदर्भ में छात्रों में मतभेद, समझ और सराहना शामिल है? अब इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और स्वभाव। तो अब ध्यान देंगे, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में किस संदर्भ में छात्रों के मतभेद और सराहना शामिल है? तो आपको ये देखिए, मतभेद और सराहना बूझा है बहुसांस्कृतिक जागरूकता के संबंध में, तो आपका जो विकल्प होगा कौशल और क्षमताएं नहीं होगा, विशेष आवश्यकता उपहार ये भी नहीं होगा, व्यवहार स्वभाव यही नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो आपका जिसमें जो आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रित तंत्रिका तंत्र,
के रूप में कार्य करता है। अब एंटी तनाव दवा ये जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ऐसी दवा है, ये दवा बताया जा रहा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रित तंत्रिका तंत्र CNC के रूप में कार्य करता है। तो जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक या फिर संशोधक। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा अवसादक के रूप में होगा, क्योंकि वो चिंता को कम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में प्रभावित करता है, कार्य करता है। अवसादक डिप्रेजेंट आपका जो आंसर होगा 4थे नंबर का, वो दूसरा विकल्प सही है। अगले चलेंगे 5वें क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 5वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनाता है? परीक्षाओं में असफल होने का क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर, परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। ध्यान देंगे जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा का परिवेश जो है परीक्षाओं में असफलता होने का कारण नहीं होता है, ये गलत हो गया। शारीरिक शक्ति से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कमज़ोर हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, कोई हट्टा कट्टा हो सकता है, परीक्षा में सभी सफल होते हैं। परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी, ये भी अब ये आंसर तो है, लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर है वो परीक्षा का डर। अगर परीक्षा का डर है बच्चों को तो हमेशा वो असफल होते हैं। परीक्षा का डर बच्चों को नहीं होना चाहिए। परीक्षा का डर हमेशा बच्चों का ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि परीक्षा से उनको भय न लगे, डर न लगे, इसलिए समय समय पर कुछ न कुछ परीक्षा, कुछ न कुछ टेस्ट लेते रहना चाहिए। तो जो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है उसमें समय समय पर परीक्षा लेने का नियम है। पहले होता था कि लास्ट में केवल एक सेशनल एग्जाम या वार्षिक परीक्षा ली जाती थी, इसलिए परीक्षा का डर लगता था बच्चों को। अब हमेशा हर हफ्ते या हर महीने परीक्षा देते रहेंगे तो उन्हें परीक्षा का डर कभी नहीं लगेगा। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन हुआ आपका तीसरा विकल्प सही है। अगले पे चलेंगे, 6वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग तब होता है जब अधिगम होता है। लर्निंग बाय डूइंग कैसे होगा? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, प्रासंगिक और व्यावहारिक शिक्षा, निष्क्रिय और सैद्धांतिक शिक्षा, रूट शिक्षा या शिक्षा प्रतिशिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये तो शिक्षक को ही ध्यान देगा। निष्क्रिय और सैद्धांतिक शिक्षा इनएक्टिव है, पैसिव है, केवल सिद्धांत पर फोकस कर रहे हैं, तो ये करके सीखना कहाँ हुआ? बच्चों को कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है। रूट लर्निंग, केवल वो रट्टा मार रहे हैं और व्यवहार से जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो करके सीखना हो नहीं हुआ। प्रासंगिक और व्यवहारिक, जो आपका आंसर हुआ दूसरा विकल्प सही हो गया कि प्रासंगिक है, रेलिवेंट है और प्रैक्टिकल है। व्यवहार से जो बच्चे हैं करके सीख रहे हैं और व्यवहारिक में उनको देख रहे हैं, तो जो करके सीखना हुआ वो दूसरा विकल्प इसमें सही हो गया। अगले पे चलेंगे, जो आपका 7वां क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सामान्य बच्चे से काफ़ी हटके होते हैं, स्वपरायण बच्चे, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, असाधारण बच्चे। ध्यान देंगे जो सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा स्वपरायण बच्चे, ये भी नहीं होगा। अबनॉर्मल बच्चे, ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट बच्चे, ये भी नहीं होगा। असाधारण बच्चे होते हैं वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। तो ये जो है विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली है, विशेष शिक्षा में ये ली जाती है। तो जो चौथा विकल्प है इसमें आपका सही है। अगला चलेंगे, जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, व्यक्तियों में क्या उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है? इसमें 4 विकल्प आपको दिए हैं। किस रूप में? शैक्षणिक रूप में, भावनात्मक रूप में, जैविक रूप में या सामाजिक रूप में। तो किस रूप में विभिन्नता है? जो जेंडर को संदर्भित करता है। तो ध्यान देंगे जेंडर जो है रिलेटेड है, किस रूप से रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है? नहीं। भावना से रिलेटेड है? नहीं। जैविक रूप से रिलेटेड? नहीं। जेंडर जो है सामाजिक रूप से होता है। सामाजिक रूप से जो मेल और फीमेल की हम लोग अवधारणा बना लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है, पूर्वधारणा जो बना लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है या क्या किस भूमिका में समाज में हो सकता है, कौन किसका वर्क फंक्शन क्या हो सकता है, किसका बिजनेस क्या हो सकता है, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो या किसी प्रकार की वृत्ति आजीविका से संबंधित हो। तो मेल फीमेल के बारे में जो हम लोग अवधारणा बनाते हैं सामाजिक रूप से होता है समाज में। तो जेंडर की जो संदर्भ है वो सामाजिक रूप से है। तो आपका जो इसमें विकल्प हुआ चौथा विकल्प सही हुआ। अगला चलेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम को
प्रयोगों में संचालित किया था। प्रयत्न और त्रुटि पर ही वो जोर दिए थे। तो कौन सा वैज्ञानिक थे? ध्यान देंगे प्रयत्न और त्रुटि का जो इसमें 4 विकल्प आपको दिया है, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलोव। प्रयत्न और त्रुटि को किसने महत्व दिया? थॉर्नडाइक ने महत्व दिया था। कोहलर ने नहीं महत्व दिया, स्किनर नहीं, पावलोव नहीं, बल्कि थॉर्नडाइक ने महत्व दिया था। प्रयत्न और त्रुटि, जितने आप प्रयत्न करेंगे वो त्रुटियां होती जाएंगी, त्रुटियों में सुधार होता जाएगा। तो इसमें हमको सीखने में, अधिगम में सुविधा मिलती है, या जल्दी हम सीख पाते हैं। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किस वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया गया? औपचारिक वातावरण में होने वाला अधिगम, औपचारिक वातावरण, फॉर्मल जो इन्वायरमेंट होता है, जनरली जो विद्यालय वातावरण है, उसमें जो अध्ययन किया जाता है, तो किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया आपको बताना है। मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या सामाजिक मनोविज्ञानी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चूँकि स्कूल से जुड़ा हुआ है, स्कूल से जुड़ा हुआ है। चूँकि औपचारिक जो वातावरण होता है, जिसमें पठन पाठन की सामग्री होती है, विद्यालय होता है, शिक्षक होते हैं, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, तो वो नियमतः फॉर्मल जो है एजुकेशन लेते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो ये 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, जो 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? अभिवृत्ति जांच का कहाँ उपयोग ज़्यादा किया जाता है? मार्गदर्शन परामर्शक, चिकित्सक, वकीलों, इंजीनियर। तो ध्यान देंगे, जो अभिवृत्ति जांच का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, एप्टीट्यूड यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड मतलब बच्चे के किस क्षेत्र में किस रुचि है, किस क्षेत्र में उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी रुचि या उसकी जो योग्यता है, क्षमता है, किस क्षेत्र में है। तो चिकित्सक नहीं करेंगे, चिकित्सक तो मर्ज का इलाज करेंगे, वकील नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं करेंगे, बल्कि जो मार्गदर्शक परामर्शक होते हैं, गाइडेंस जो काउंसलर होते हैं बच्चे के, कि किस क्षेत्र में उसकी एप्टीट्यूड है, या किस क्षेत्र में जाने की उसकी रुचि है, या किस क्षेत्र में वो बेहतर जो है कार्य कर सकता है। तो जो मार्गदर्शक परामर्शक होते हैं, वो इसमें जो है उपयोग करते हैं अभिवृत्ति जाँच का। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? ध्यान देंगे, कौन सा सिद्धांत है जो जैविक पहलुओं और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? 3 इसमें सही रहेंगे, 1 गलत रहेगा। जो गलत रहेगा वही आपको आंसर बताना है। जैविक पहलुओं और आवश्यकता पर कौन विचार करता है, कौन नहीं करता है? ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकता के सिद्धांत का पदानुक्रम, प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, वृत्ति सिद्धांत। तो जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये ध्यान देंगे, इसमें जैविक पहलुओं और आवश्यकता पर कौन ध्यान केंद्रित कर, ड्राइव जो सिद्धांत है सिद्धांत केंद्रित करता है। इसके अलावा जो आवश्यकता के सिद्धांत का पदानुक्रम है, ये भी जैविक पहलुओं और आवश्यकता के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है। वृत्ति जो सिद्धांत होता है, ये भी आपका जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, ये आपका जो है, ये जैविक पहलुओं और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो जो नहीं करता है वही आपका पूछा है, मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी। जो तीसरा विकल्प आपका सही है, ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही है। जो गलत था वही आपको आंसर बताना था। आगे चलेंगे, जो 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? अधिगम का संज्ञानात्मक रूप किसे नहीं माना जाता है? प्रत्यधिकृत अनुभव, अव्यक्त अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अधिगम का संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है। इसका मतलब इसमें माइंड नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल जो व्यवहार से है या जो चीज़ें होती हैं उससे व्यक्ति सीखता है, व्यवहार से सीखता है या करके सीखता है, इसमें माइंड गेम नहीं होता है। तो प्रत्यधिकृत अधिगम इसमें जो है संज्ञानात्मक होता है, तो ये आपका गलत हो गया। अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग, ये भी जो है माइंड से होता है। अधिगम संज्ञानात्मक रूप ये भी है, तो ये भी गलत हो गया। विश्लेषणात्मक अधिगम, ये भी संज्ञानात्मक रूप है, ये भी आपसे नहीं पूछा है। पूछा है कि संज्ञानात्मक रूप किसे नहीं माना जाता है, तो जो पावलाय द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत पावलाय द्वारा सिद्ध किया गया है, ये संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है। किसमें? क्योंकि व्यक्ति व्यवहार से सीख रहा है
कि जो घटनाएं घट रही हैं आगे कैसे घटेंगी उपधारणा हम करते हैं, इसमें कोई संज्ञान नहीं लगाते हैं, बल्कि व्यवहार से ये सीखते हैं। आपने देखा था कि वहाँ जो कुत्ता था उसकी लार टपकाने की जो प्रक्रिया थी, पहले भोजन आता था तो टपकाता था, बाद में उसको आदत पड़ गया कि पहले घंटी बजता है और उसके बाद जो है घंटी बजने के बाद जो है भोजन आता है। तो उसको आदत पड़ गया कि घंटी बजेगा तो इसका मतलब भोजन आएगा। अब वहाँ संज्ञानात्मक रूप नहीं होता है, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है आपका जो चौथा विकल्प है इसमें सही हो गया। आगे चलेंगे, जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखें। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए, उसको अभिप्रेरणा या उत्सुक जानने की इच्छा हो रही है। अब यहाँ पे पहले से ही पता है, पहले से पता ये गलत हो गया। जानने की इच्छा न होना, पता होना। अब इसमें जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, पहले से ही बता रहा है कि छात्रों को विषय के बारे में जानने उत्सुक बनाना, इसका मतलब जानने की इच्छा है उनको, उसमें कुछ आपको ध्यान ही नहीं देना है। पहले से पता गलत हो गया, जानने की इच्छा न होना ये गलत हो गया, पता न होना ये भी गलत हो गया। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा आंसर, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाना, इसका मतलब जानने की उनको इच्छा है, विलिंग टू नो। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है? इसमें रचनावादी कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम है इसमें कौन सत्य है? कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक, भौतिक रूप से सुरक्षित होना, अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होना, रचनावादी छात्र कक्षा में छात्र के बीच बातचीत की कोई भूमिका न होना, निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होना, ये नेगेटिव आंसर, पहले जो नेगेटिव आंसर है उसको काट दीजिए। रचनावादी कक्षा में छात्र छात्र के बीच बातचीत की भूमिका न होना, ये भी नेगेटिव आंसर हो गया, गलत हो गया। निर्देशन की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो बेस्ट आंसर है, पहले से ही दिख रहा था कि कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित है। तो जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर हुआ पहला विकल्प इसमें सही हो गया। इसमें कक्षा का जो वातावरण है बौद्धिक, भावना और भावनात्मक, भौतिक रूप से सुरक्षित है। तो ये कंस्ट्रक्टिव कक्षा का सबसे मुख्य विशेषता है, रचनावादी कक्षा का मुख्य विशेषता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आपका पहला आंसर सही हो गया। आगे चलेंगे, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित हो रहा है, इसका मतलब पहले से आप जान रहे हैं। प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रतिभा संबंधी स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। अब ध्यान देंगे, जो साइकिल चलाने की जो कार्य है वो क्रियाकलाप से जुड़ा है, एक्टिविटी से जुड़ा है, एक्टिविटी से जुड़ा है। तो एक्टिविटी किस में होगा, एक्टिविटी का जो इसमें विकल्प होगा वही आपको ध्यान देना है। प्रतिभा संबंधी कौशल, प्रतिभा वहाँ पे नहीं लगा रहा है। प्रासंगिक स्मृति ये भी नहीं हुआ, घोषणात्मक ये भी नहीं हुआ। प्रक्रियात्मक, वो प्रक्रिया जो किया, एक्टिविटी किया, प्रक्रिया करके सीखा है साइकिल चलाना, और उसकी जो स्मृति है मन मस्तिष्क में संग्रहित है कि आगे हम अगले दिन अगर साइकिल चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे। प्रोसीजरल मेमोरी ये है, प्रक्रियात्मक मेमोरी है। तो जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ पहला विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है? जो आत्म सुधार होता है किस दृष्टिकोण को महत्व दी जाती है? संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानवतावादी या जैविक? 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, इसमें व्यक्तित्व का सुधार हो रहा है, व्यक्तित्व का सुधार हो रहा है। संज्ञानात्मक से व्यक्तित्व का सुधार नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति सीखता है, अधिगम करता है। मनोविश्लेषणात्मक, जैविक। आपका जो क्वेश्चन ये भी गलत हो गया, आपका जो आंसर हुआ ह्यूमैनिटिक हुआ। जो तीसरा विकल्प आपका है, थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो ऐसी स्थिति में 17 नंबर का जो क्वेश्चन है मानवतावादी, मानववादी जो जिसमें व्यक्तित्व का सुधार किया जाता है, पर्सनालिटी, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोण को महत्व दी जाती है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ वो तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला चलेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है?
अब यहाँ आपको देखना है कि बच्चा को बताना है कि किस तरह का विद्यार्थी है, विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि कर रहा है और अच्छा सीख रहा है, तो वो श्रव्य कर रहा है, पठन लेखन कर रहा है, दृश्य कर रहा है या गति संवेदी कर रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो केवल सुन नहीं रहा है, बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो भौतिक गतिविधि करते हुए सीख रहा है। इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब हाथ पांव चला सकता है, शरीर का एक्टिविटी हो सकता है। यहाँ पे श्रव्य केवल कान की एक्टिविटी हुआ, पढ़ना लिखना केवल मस्तिष्क की एक्टिविटी हुआ, दृश्य में केवल आँख की एक्टिविटी हुआ। गति संवेदी में देखिए, इसमें गति संवेदी काइनेटिक जो होता है उसमें हाथ पांव शरीर सबका जो मूवमेंट होता है, तो ये भौतिक गतिविधि ही आपसे पूछ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ही पूछ रहा था आपसे। तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को एक जीव के किसमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिगम को किसमें अस्थायी परिवर्तन लाना होता है? क्या व्यवहार में होता है, विचार में होता है, व्यक्तित्व में होता है, बुद्धि में होता है? तो ये पहले से ही आप जानते हैं, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर है। अधिगम जो है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक अस्थायी प्रक्रिया है जो अधिगम कहा जाता है। तो व्यक्ति जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है उसी को अधिगम कहा जाता है। तो ये पहले से ही आप जानते हैं। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? अब इसमें आपको बताना है प्रयोगकर्ता ने, निडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने या भयभीत बच्चे ने। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो बोबो डाल पे जो उन्होंने परीक्षण किया था बंडूरा ने, तो जो परीक्षण फियरलेस पियर, अब यहाँ पे देखिए जो फियरलेस पियर है, यहाँ से ही आपको जो है क्लू मिल रहा है इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। मॉडल की भूमिका किसने निभाई? प्रयोगकर्ता ने? नहीं, वो तो खुद बंडूरा थे। निडर बच्चे ने? मित्रवत कुत्ते ने? नहीं, कुत्ता वहाँ कोई नहीं था। भयभीत बच्चे ने? भयभीत बच्चे रहते तो वो प्रयोग में भाग कैसे लेते। निडर बच्चे थे, वो बिल्कुल ही फियरलेस चाइल्ड थे। फियरलेस पियर ही आपका, इससे देखिए क्लू मिल रहा है। फियरलेस पियर पूछ भी रहा है, जो फियरलेस के मतलब निडर जो पियर थे या सहयोगी साथी थे, तो निडर बच्चों ने भूमिका निभाई थी। तो 20 का जो आंसर हुआ वो दूसरा हो गया। आगे चलेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भाषा में अर्थ का अध्ययन, अब ये जो है शिक्षण संबंधित क्वेश्चन है। कोई भी भाषा हो, अर्थ का अध्ययन किया जाता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, या अर्थ की दृष्टि से हम जो भाषा के अध्ययन के रूप में करते हैं, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स या सिमेंटिक्स। तो ध्यान देंगे, जो 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जब कभी भी पूछा जाए कि भाषा में अर्थ का अध्ययन किया जा रहा है, तो ये सिमेंटिक्स होता है। अर्थ की दृष्टि से आप देखेंगे कि एक ही शब्द होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, या अलग अलग शब्द होते हैं, अर्थ एक ही होता है। तो जहाँ कहीं भी अर्थ के अध्ययन को पूछा जाएगा, ये सिमेंटिक्स से रिलेटेड होगा। तो ये चौथा विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, ये आपका जिन पियाजे से क्वेश्चन आया हुआ है। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी पेशी संक्रियात्मक। तो ये बिल्कुल ही आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है। आप ध्यान देंगे, 4 चरण थे पियाजे के और चारों चरण दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा चरण पहला है, कौन सा। तो संवेदी पेशी जो चरण है वो पहला चरण था। इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक दूसरा चरण था, मूर्त संक्रियात्मक तीसरा चरण था, औपचारिक संक्रियात्मक चौथा चरण था। संवेदी पेशी जो है 0 से आप देखेंगे 2 साल था। इसके अलावा जो मूर्त संक्रियात्मक जो था 2 से 6 साल था। इसके अलावा जो तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक, वो 7 से 12 हुआ। इसके अलावा ये जो औपचारिक संक्रियात्मक था 12 से 18 हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो आंसर है मूर्त संक्रियात्मक है। इसका मतलब पहला जो विकल्प है आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसके मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? कौन सा ऐसा मामला होता है? ट्राईप्लेगिया, बाईप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया या हेमीप्लेगिया। ध्यान देंगे, इसमें जो है जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 4 अंग हैं, 2 हाथ और 2 पैर हो सकते हैं। चारों विकल्प जो 4 जो है प्रभावित होते हैं। तो किसमें प्रभावित होते हैं? तो ट्राईप्लेगिया ये 3 से रिलेटेड हो गया, बाई ये 2 से रिलेटेड हो गया, हेमी ये हाफ से होता है, या तो एक तरफ का या तो एक हाथ एक पाँव हो सकता है,
चाहे वो दाहिने का हो सकता है, राइट हैंड का हो सकता है, लेफ्ट हैंड का हो सकता है। तो ये भी इसमें 2 ही हुआ। क्वाड्रिप्लिजिया में चारों होते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर होते हैं। क्वाड्री का मतलब ऐसे भी आप 4 जानते हैं। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो गया। तो ये आपका 23 नंबर का जो विकल्प है वो तीसरा सही है। तो आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी के व्यक्तित्व के विकास से किसमें सहायता होती है? व्यक्तित्व के विकास से किसमें सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया तेज करने में, शरीर का कद बढ़ने में, सामाजिक स्थितियों से निपटने में, जन्मजात विकारों पर काबू पाने में। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के विकास में किसमें सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया, व्यक्तित्व का विकास करना है तो परिपक्वता से रिलेटेड नहीं है, ये शारीरिक विकास हो गया या मानसिक विकास हो गया। व्यक्तित्व का विकास करना है, शरीर का कद, ये भी शारीरिक वृद्धि हो गया। जन्मजात विकारों पर काबू पाना, ये भी नहीं हुआ। व्यक्तित्व का विकास हमेशा देखिए समाज से जुड़ा होता है कि समाज में कब कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है, अनुकूलन से रिलेटेड होता है। व्यक्तित्व का जो विकास होता है समाज की परिस्थितियों से निपटने का होता है। तो जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ उसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 25 नंबर देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है: प्रबलन, आदत, दंड या अनुबंधन। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक किस पे जोर दिए हैं? प्रबलन पे, ये स्किनर का हो गया, ये भी गलत हो गया। दंड, ये भी स्किनर का हो गया, ये भी गलत हो गया। अनुबंधन, ये पावलोव का हो गया, ये भी गलत हो गया। तो जो थॉर्नडाइक ने दिया है कि उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति किसमें होती है, तो इससे व्यक्ति आदत सीखता है, अच्छे आदत सीखता है, या फिर बुरे आदत अगर है तो वो छोड़ देगा, त्याग देगा। अच्छी आदत रहेगा तो उसको सीख जाएगा। तो जो 25 नंबर का क्वेश्चन हुआ उसमें दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? रचनात्मक चिंतन का उदाहरण यहाँ बताना है। तर्क करना, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ। रचनात्मक चिंतन का बताना है कि इसमें रचनात्मक चिंतन किस में होता है। तो रचनात्मक चिंतन क्या तर्क में होता है? तर्क में होता तो है, लेकिन उससे बेस्ट आंसर आपको देखिए समय प्रबंधन, ये बिल्कुल गलत हो गया। श्रवण, ये केवल सुन रहा है। रचनात्मक जो चिंतन होता है पूछताछ होता है, उसमें आप दिमाग लगाते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रचनात्मक चिंतन होता है। तर्क में कोई चीज़ होती है जिसमें आप केवल तर्क करते हैं या आंसर आप बताते हैं, लेकिन पूछताछ में क्या होता है, पहले से जो चल रहा होता है, पहले से कोई व्याख्यान हो रही है या कोई चीज़ें हो रही है, कोई एक्टिविटी आप देख रहे हैं या कहीं भ्रमण पे आप गए, वहाँ पे कोई चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, तो ये रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। इसी को शिक्षा में वर्तमान बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ चौथा विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? भाषा बताना है कि किस प्रकार के श्रवण है, रूढ़िवादी है, दृश्य है या सांकेतिक है। तो भाषा को बताना है कि भाषा कैसा है। श्रवण केवल सुनने की नहीं है, रूढ़िवादी, ये भी गलत हो गया, दृश्य, ये भी गलत हो गया। तो जो भाषा होती है वो संकेत होती है, क्योंकि जो भी शब्द होते हैं उसको आप कोई ना कोई मूर्त से जुड़े होते हैं, कोई ना कोई स्थिति या वस्तु से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पंखा बच्चे को बताया आपने, तो पंखा का कोई ना कोई चित्र आपको बताना पड़ेगा, कोई ना कोई सिंबल आपको बताना पड़ेगा। अगर सिंबल आपने नहीं दिखाया, कोई चित्र आपने नहीं दिखाया, तो ऐसी स्थिति में पंखा को समझ ही नहीं पाएगा कि पंखा है क्या या पंखा होता क्या है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी शब्द है, तो वो सांकेतिक से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई ना कोई आपको अर्थ बताना पड़ेगा, कोई ना कोई मीनिंग बताना पड़ेगा, कोई ना कोई मूर्त या अमूर्त चीज़ें आपको बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई संकेत आपको देना पड़ेगा। तो भाषा जो होता है वो सांकेतिक होता है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका चौथा विकल्प इसमें सही हो गया। अब जो है आज का इतना ही रखेंगे, आज का इतना है। अब इसमें आपको बताना है कि जितने क्वेश्चन है इसमें आपको कितने जो है सही हुए, आपको ये बताना है टोटल जितने क्वेश्चन थे। इस जो है आपका कहीं भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा यूपी टेट का हो सकता है, रेट का हो सकता है, एमपी टेट का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है, जहाँ कहीं भी का एग्ज़ाम होगा सबका सब सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को थोड़ा मोल्ड या फोल्ड किया जाता है, इर्द गिर्द रखा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हो, जो कोई क्वेश्चन हो, आपको ये भी बताना है कि कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो आपको अगर नहीं समझ में आया तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, कोई और नहीं समझ में आया तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है,
लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।